नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से नियमित रूप से जनरल नॉलेज तथा जनरल स्टडीज की एक नई क्विज के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ मैं, आपका दोस्त और होस्ट अजीत सिंह। जो है क्विज नंबर 4, जहां हम डिस्कस करेंगे 10 जीके तथा जीएस के क्वेश्चंस और उनके आंसर्स लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के अनुसार। देखिए दोस्तों, आजकल सिर्फ एसएससी यूपीएससी ही नहीं, लगभग हर एक एग्जाम के पैटर्न्स में लगातार काफी बदलाव होता जा रहा है। अब वो जमाने रह चुके हैं जब राष्ट्रपति कौन है, राज्यपाल का कौन सा अनुच्छेद है, राजधानी कहाँ है, संविधान कब लागू किया गया, ऐसे सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते थे। आजकल एग्जाम्स में क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो बड़ा ही टेक्निकल हो गया है, और इसीलिए इसी पैटर्न के आधार पर होती हैं हमारी सारी की सारी क्विजेज। और आगे भी नियमित रूप से मैं इसी पैटर्न के आधार पर आपके लिए क्विजेज लाता रहूंगा। देखिए दोस्तों, इसका एक फायदा और भी है कि इसमें क्या होता है, हम बात तो करते हैं एक ही प्रश्न की, परंतु इसके साथ साथ उस प्रश्न से जुड़े 10 और भी तथ्य हमारे ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाते हैं, और उसमें बिल्कुल रटने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। और डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपने ऐसे जीके पढ़ना शुरू कर दिया तो आपका सिलेक्शन को रोक नहीं सकता। और मैं बता रहा हूं आपको, ये एक बार करके देखिए, ये फॉर्मूला बहुत तगड़ा काम करता है। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी क्विज के बारे में। तो ये रहा प्रश्न संख्या 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, महाजनपदकालीन मगध साम्राज्य से संबंधित तथ्य में से कौन सा तथ्य या कथन असत्य प्रतीत होता है। महाजनपदकालीन मगध साम्राज्य से संबंधित तथ्यों में से कौन सा तथ्य या कथन असत्य प्रतीत होता है। असत्य। ठीक है। ऑप्शन क, पौराणिक आधार पर इसकी स्थापना बृहद्रथ द्वारा की गई मानी जाती है, मगध साम्राज्य की। ठीक है, उसकी हम बात कर रहे हैं अभी, मगध साम्राज्य की, जो कि महाजनपद काल का एक मुख्य साम्राज्य था। ऑप्शन क्या बोलता है कि पौराणिक आधार पर इसकी स्थापना जो है मगध साम्राज्य की बृहद्रथ द्वारा की मानी जाती है। ऑप्शन ख बोलता है महापद्मनंद द्वारा मगध साम्राज्य को सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया गया। ऑप्शन ग बोलता है गिरिव्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र तथा वैशाली क्रमशः मगध साम्राज्य की 4 राजधानियां रही हुई है। क्रमशः यानी कि इसी क्रम में गिरिव्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र तथा वैशाली क्रमशः मगध राज्य की 4 राजधानियां रही हुई है। ऑप्शन घ बोलता है अंतिम राजधानी वैशाली का निर्माण शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक द्वारा किया गया था। ठीक है। तो इस प्रश्न के विश्लेषण पे अभी हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा। धीरे धीरे ऑटोमेटिक आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। देखिए, महाजनपदों का वर्णन किया गया है पुराणों में। ठीक है, हमारे पुराणों में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। 16 महाजनपद बताए गए हैं पुराणों में। ठीक है, और उनमें से सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली जो जनपद है, महाजनपद, वो है मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य को सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद बताया गया। तो अभी बात करते हैं हमारे ऑप्शंस के बारे में। सबसे पहले ऑप्शन नंबर क, पौराणिक आधार पर इसकी स्थापना बृहद्रथ द्वारा की मानी जाती है। देखिए, मगध साम्राज्य की जो स्थापना है, मगध साम्राज्य की जो स्थापना है वो की गई थी बृहद्रथ के द्वारा। बृहद्रथ स्थापना की गई थी बृहद्रथ के द्वारा। इसके बाद इसका शुरुआती जो वंश था वो था सबसे पहला वंश हर्यक वंश, और उसके बाद में शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश, गुप्त वंश तथा पाल वंश, ऐसे करके कुल 9 वंश और मगध साम्राज्य के अब तक हुए हैं, कुल 9 वंश। ठीक है। तो सबसे पहला कथन क, पौराणिक आधार पर इसकी स्थापना बृहद्रथ द्वारा की गई है, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगले ऑप्शन पर, सॉरी। महापद्मनंद द्वारा मगध साम्राज्य को सर्वाधिक विस्तार प्रदान। देखिए, मगध साम्राज्य का जो है सबसे पहला वंश है वो हर्यक वंश, जिसकी स्थापना की गई थी बिंबिसार के द्वारा। ठीक है।
इसके बाद में अगला जो वंश आता है हर्यक के बाद में हुआ है शिशुनाग वंश, जिसकी स्थापना की गई थी शिशुनाग के द्वारा। उसके बाद अगला तीसरा जो वंश है वो आता है नंद वंश, और नंद वंश की स्थापना जो की गई थी वो की गई थी महापद्म नंद के द्वारा, महापद्म नंद के द्वारा। तो ये जो महापद्म नंद है इसको मगध साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया गया था। देखिए महापद्म नंद को क्षत्रिय सर्व छत्रांतक, सर्व छत्रांतक की उपाधि दी गई थी, सर्व छत्रांतक तथा इकराट। सर्व छत्रांतक का तात्पर्य है क्षत्रियों का नाश करने वाला, यानी कि महापद्म नंद ने अपने जीवन में, और जैसे समुद्रगुप्त है मौर्य साम्राज्य का, समुद्र नहीं गुप्त साम्राज्य का समुद्रगुप्त, उसको भारत का नेपोलियन और 100 युद्धों का स्वामी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि भारत का नेपोलियन तथा 100 युद्धों का स्वामी इसलिए बोलते हैं, दोनों ही उपनाम समुद्रगुप्त को इसलिए दिए गए हैं क्योंकि समुद्रगुप्त ने, और बहुत ज्यादा सर्वाधिक लड़ाइयां जो अब तक लड़ी हैं इतिहास में वो समुद्रगुप्त के द्वारा लड़ी गई है शासकों में, इसलिए इसे बोलते हैं 100 युद्धों का स्वामी अथवा भारत का नेपोलियन। उसी प्रकार महापद्म नंद जो था नंदवंश का संस्थापक, वो भी लड़ाइयां लड़ने में, यानी कि क्षत्रियों का नाश करने में, क्षत्रियों के साथ लड़ने में और क्षत्रियों को समाप्त करने में सबसे आगे था। इसीलिए बोला गया है कि मगध साम्राज्य का सर्वाधिक जो विस्तार किया गया वो नंदवंश के महापद्म नंद द्वारा किया गया। तो ये तथ्य भी बिल्कुल, ऑप्शन बी भी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मगध साम्राज्य की क्रमशः 4 राजधानियां रही हैं। तो गिरिव्रत सबसे प्राथमिक राजधानी थी मगध की, इसके बाद राजगृह है, फिर स्थानांतरित करके पाटलिपुत्र, और सबसे अंत में वैशाली को और मगध साम्राज्य की राजधानी का दर्जा दिया गया। तो इस प्रकार ये भी बिल्कुल सही है, गिरिव्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र, वैशाली, क्रमशः ये राजधानियां ऐसी रही हैं। ठीक है, ये भी सही। अंतिम राजधानी वैशाली का निर्माण शिशुनाग वंश, देखिए हमने क्या बात की, सबसे पहला वंश हर्यक वंश, दूसरा वंश शिशुनाग वंश जिसकी स्थापना की गई शिशुनाग के द्वारा, और इस शिशुनाग का पुत्र था कालाशोक। शिशुनाग का जो पुत्र था वो था कालाशोक। तो कालाशोक के अपने शासनकाल में 2 ही मुख्य कार्य हैं। सबसे पहला, इसके शासनकाल में और द्वितीय बौद्ध महासंगीति, द्वितीय बौद्ध महासंगीति का आयोजन और वैशाली में हुआ, द्वितीय बौद्ध महासंगीति का आयोजन वैशाली में हुआ। और दूसरा, इसने पाटलिपुत्र से राजधानी स्थानांतरित कहां कर दी, वैशाली। द्वितीय बौद्ध महासंगीति का आयोजन किया गया वैशाली में, उसी दौरान इसने राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र से बदलकर वैशाली स्थानांतरित कर दी। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन 4 यानी कि घ भी बिल्कुल सही है। तो कूट के माध्यम से अगर इसका उत्तर दें इस प्रश्न का, तो इसमें ऑप्शन क यानी कि कूट संख्या क बिल्कुल सही है, यानी कि चारों ही विकल्प बिल्कुल सही है। कूट संख्या क इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जीएस के लिए रामबाण होते हैं। जीएस का जो पेपर होता है उस पेपर को यही, इसी टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं कथन और कारण वाले, यही जीएस के पैटर्न को निर्धारित करते हैं। जीएस का जो रिजल्ट मेन बेसिकली डिपेंड करता है वो इसी टाइप के क्वेश्चन पे करता है। तो देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, कथन ए और दूसरा होता है कारण आर, यानी कि एक तो होता है कथन और उसी का दूसरा होता है कारण, जो कि उसी से संबंध रखता है या संबंध नहीं भी रखता है। तो कथन क्या बोल रहा है, प्रसिद्ध हाथी गुफा अभिलेख खारवेल राजा के इतिहास का एकमात्र स्रोत है। ठीक है, कारण बोलता है खारवेल राजा ने कलिंग नहर का विस्तार अपनी राजधानी तक किया था। ठीक है, 2 हो गए। अभी इस टाइप के क्वेश्चंस को हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो हमें यह देखना पड़ता है कि दोनों के दोनों सही है या नहीं, यानी कि कथन भी बिल्कुल सही है और कारण भी सही है। अगर ये दोनों सही हैं, अगर इनमें से एक गलत हो गया, मान लीजिए एक गलत हो गया एक सही, तो सीधा सीधा हमारा आंसर बन जाता है कि कथन ए सही है कारण आर गलत है, या फिर कारण आर सही है कथन ए गलत है, ये हमारा आंसर बन गया। लेकिन अगर दोनों सही हैं, मान लीजिए कथन और कारण दोनों सही हैं, तब क्या होता है, तीसरे नंबर पे इनका आपस में संबंध देखना पड़ता है कि इन दोनों कथन तथा कारण का आपस में कोई संबंध है या नहीं है, वो संबंध हमें ढूंढना पड़ता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों का आंसर दिया जाता है। तो क्या बोल रहा है, कथन प्रसिद्ध हाथी गुफा अभिलेख खारवेल राजा के इतिहास का एकमात्र स्रोत है। कारण बोल रहा है खारवेल राजा ने कलिंग नहर का विस्तार अपनी राजधानी तक किया था। देखिए
हाथी गुफा अभिलेख की हम बात करें, हाथी गुफा अभिलेख, तो ये उदयगिरी पहाड़ी भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा की राजधानी है, भुवनेश्वर ओडिशा में, और उदयगिरी पहाड़ी पर हाथी गुफा अभिलेख पाया गया है, वहां स्थित है। ठीक है। अच्छा, इस हाथी गुफा अभिलेख में और खारवेल राजा कौन थे? कलिंग के शासक थे। कलिंग के जो शासक थे खारवेल राजा, उनसे संबंधित ये हाथी गुफा अभिलेख है। ठीक है। और ये खारवेल राजा के इतिहास का एकमात्र स्रोत भी है। ठीक है। तो पहला कथन बिल्कुल सही हो गया, यानी कि प्रसिद्ध हाथी गुफा अभिलेख खारवेल राजा के इतिहास का एकमात्र स्रोत है, ये बिल्कुल राइट हो गया। अभी बात करते हैं कारण की। खारवेल राजा ने कलिंग नहर का विस्तार अपनी राजधानी तक किया। देखिए, कलिंग नहर की हम बात करें तो इसका निर्माण किया गया था नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद द्वारा। नंद वंश के जो संस्थापक थे महापद्मनंद, उन्होंने कलिंग नहर का निर्माण करवाया था। ठीक है। और उसके बाद में ये जो खारवेल राजा थे, इन्होंने इस कलिंग नहर का विस्तार और कलिंग अब साम्राज्य की जो राजधानी थी वहां तक इसको लेकर गए, वहां तक इसका विस्तार करवाया। ठीक है। तो कारण आर भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब इनका देखना है हमें संबंध। देखिए, हाथी गुफा अभिलेख में जब खारवेल राजा के इतिहास का वर्णन किया गया है, तो सिंपल सी बात है कि खारवेल राजा ने कलिंग नहर का विस्तार अपनी राजधानी तक किया, यह वर्णन भी सिंपली उसमें मिलेगा ही मिलेगा। देखिए, हाथी गुफा अभिलेख में खारवेल राजा के इतिहास का वर्णन किया गया है, तो हम मान सकते हैं कि उस इतिहास के साथ में यह बात भी वर्णन की गई होगी कि खारवेल राजा ने कलिंग नहर का विस्तार अपनी राजधानी तक किया। इसका मतलब इन दोनों कथन और कारण में सीधा सीधा संबंध है। तब हम कूट की सहायता से इसका आंसर देंगे। तो देखिए, कथन ए बिल्कुल सही, कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है, यानी कि दोनों सही है, तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या प्रस्तुत करता है, यानी कि इन दोनों में आपसी संबंध है, संबंध स्थापित हो गया, तो ये इसकी सही व्याख्या प्रस्तुत करता है। तो इस प्रकार कूट नंबर क हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर इनमें आपस में संबंध नहीं होता तब हमारा राइट आंसर हो जाता ऑप्शन क, कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है, परंतु कारण आर कथन ए की सही व्याख्या प्रस्तुत नहीं करता है, तब आंसर होता राइट ग। लेकिन ये कारण आर जो है, ये कथन ए की सही व्याख्या प्रस्तुत कर रहा है, यानी कि इसमें आपस में संबंध स्थापित हो चुका है, इसलिए ऑप्शन क, कूट नंबर क हमारा राइट आंसर है। कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है, तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या प्रस्तुत करता है। ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन ऐसे हल किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूटर की पीढ़ियां यानी कि जनरेशंस के संदर्भ में सही कालानुक्रम के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? ठीक है। क्या बोल रहा है प्रश्न? कंप्यूटर की पीढ़ियां जो कि जनरेशंस कहलाती हैं, कंप्यूटर की जनरेशंस, उनके संदर्भ में सही कालानुक्रम के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? देखिए, कंप्यूटर जनरेशंस की हम बात करें, आधुनिक कंप्यूटर का निर्माण जो है वो विभिन्न चरणों से, आधुनिक कंप्यूटर, हमारा जो आधुनिक कंप्यूटर है जिसको हम यूज करते हैं, इसका निर्माण जो है विभिन्न चरणों से होता हुआ, इसके विकास के विभिन्न चरण हुए हैं, उन्हीं चरणों को हम बोलते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियां। ठीक है। तो पीढ़ियों के हिसाब से हम बात करें तो इसका जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर कंप्यूटर का, उस प्रोसेसर से संबंधित और ये क्वेश्चन है। तो प्रोसेसर के संदर्भ में और कंप्यूटर की जनरेशंस की बात करनी है कि सबसे पहले कौन सा प्रोसेसर आया, उसके बाद में और कौन सा प्रोसेसर आया, ऐसे करके प्रोसेसर के अकॉर्डिंग कंप्यूटर की पीढ़ियां कैसे निर्धारित हुई। देखिए, सबसे पहले ऑप्शन क्या बोलता है, सबसे पहले ट्रांजिस्टर आया, उसके बाद वैक्यूम ट्यूब, उसके बाद आईसी, फिर यूएलएसआई और फिर वीएलएसआई। ख बोलता है सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब आई, फिर ट्रांजिस्टर आया, फिर ये। ग बोलता है सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब आई, फिर ट्रांजिस्टर, फिर आईसी, फिर यूएलएसआई सबसे पहले आई और फिर वीएलएसआई आई। ठीक है। ऑप्शन घ बोलता है ट्रांजिस्टर सबसे पहले आया, फिर आईसी, फिर वैक्यूम ट्यूब, फिर यूएलएसआई, फिर वीएलएसआई। देखिए, सबसे पहले हम कंप्यूटर की पीढ़ियों को समझ लेते हैं। कंप्यूटर की सबसे पहली पीढ़ी जो मानी जाती है 1945 से लेकर 1955 तक, जिसमें सबसे पहले आविष्कार हुआ प्रोसेसर के रूप में वैक्यूम ट्यूब।
वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। उसके बाद सेकंड जनरेशन जो है 1956 से लेकर और 1964 तक, उसमें आया ट्रांजिस्टर। उसके बाद थर्ड जनरेशन जो है 1964 से लेकर और 75 तक, जिसमें इंट्रोडक्शन हुआ आईसी का, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट तीसरी जनरेशन में आईसी। इसके बाद चौथी जनरेशन नंबर फोर्थ, जिसमें आई वीएलएसआई आईसी। वीएलएसआई आईसी यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इंटीग्रेटेड सर्किट। और उसके बाद में पांचवी पीढ़ी 1989 से लेकर अब तक, जिसमें आया यूएलएसआई यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आईसी। तो इस प्रकार सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब, फिर ट्रांजिस्टर, फिर आईसी, फिर वीएलएसआई और फिर सबसे लास्ट में यूएलएसआई। तो इस प्रकार ऑप्शन ख जो है हमारा राइट आंसर है, यानी कि वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, आईसी, वीएलएसआई और यूएलएसआई। ऑप्शन ख बिल्कुल राइट आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संदर्भ में प्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जेबी एरी, विलियम वीवेल, के एम जियामी या फिर एच एम डेविड। देखिए, ज्वार भाटा की हम बात करें, ज्वार भाटा, ठीक है, तो ज्वार भाटा जो है इसको हम बोलते हैं सिंपली ओशियन टाइड्स। ओशियन टाइड्स, ये ओशियन टाइड्स क्या होते हैं? समुद्र का जल, समुद्री जल ऊपर उठना तथा नीचे गिरना, ऊपर उठकर नीचे गिरना, इसी को बोलते हैं ज्वार भाटा या फिर ओशियन टाइड्स। देखिए, ये ज्वार भाटा क्यों आता है? तो देखिए, चंद्रमा जब पृथ्वी के चक्कर लगाता है तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण वो पृथ्वी जो है वो चंद्रमा को अपनी ओर खींचती है। तो इसका स्थल मंडल पर तो कोई प्रभाव नहीं होता, भूभाग पर तो, परंतु जल मंडल जो है यानी कि समुद्र, इन समुद्रों में और इससे हलचल पैदा होती है और इस हलचल के परिणाम स्वरूप लहरें उठती हैं, लहरें। तो इस लहर का जो सबसे प्रारंभिक किनारा होता है, प्रारंभिक किनारा, उसको हम बोलते हैं ज्वार, तथा लहर का जो अंतिम किनारा है, छोर, उसको हम बोलते हैं बाटा। तो इस प्रकार ये जो लहरें उठती है ना, ऊंची नीची लहरें, इन्हीं को बोलते हैं ज्वार भाटा। और इसी ज्वार भाटा के आधार पे परगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया हुआ है। ये जो आगे से इसको बोलते हैं ज्वार, पीछे से बोलते हैं भाटा, इसको बोलते हैं परगामी तरंग सिद्धांत। और इस परगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था ऑप्शन ख, विलियम वीवेल ने। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। देखिए, अगेन कथन और कारण वाला क्वेश्चन, यानी कि सबसे पहले हमें देखना है कि कथन सही है और कारण सही है, यानी कि दोनों सही है या एक सही है। अगर दोनों सही है तब फिर उसके बाद में इन दोनों में और आपसी संबंध स्थापित करना है, ठीक है। तो सबसे पहले कथन ए क्या बोलता है? भारत में प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है। कारण आर बोलता है 11 नवंबर को प्रत्येक वर्ष भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म दिवस मनाया जाता है। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करें तो कथन ए बिल्कुल सही है, यानी कि 11 नवंबर को प्रत्येक वर्ष शिक्षा दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी 2008 से, ठीक है। दूसरा कारण जो है 11 नवंबर को प्रत्येक वर्ष भारत में प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म दिवस मनाया। देखिए, हमारे भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, बिल्कुल राइट है। इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था 11 नवंबर 1988 को, ठीक है। 1992 में मरणोपरांत इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, भारत रत्न। और मौलाना अबुल कलाम आजाद की हम अगर बात कर रहे हैं उल्लेखनीय कार्यों की, तो इन्होंने यूजीसी की स्थापना, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना जो है
का उसका श्रेय इन्हीं को जाता है, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो हमारे प्रथम शिक्षा मंत्री थे। अच्छा, इसी वजह से 11 नवंबर को क्या है, भारत सरकार द्वारा सन 2008 से और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की स्मृति में और 11 नवंबर को शिक्षा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। और 2008 के बाद कंटिन्यूअसली 11 नवंबर को और शिक्षा दिवस मनाया जाता है प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम या आजाद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। तो इन दोनों प्रश्नों में दोनों के दोनों कथन और कारण सही है और दोनों में संबंध स्थापित हो गया। तो देखिए, कूट की सहायता से अगर इसका आंसर दें हम, तो कथन कूट क्या बोलता है, कथन ए तथा कारण आर दोनों ही गलत है, ये बिल्कुल गलत है, ये दोनों बिल्कुल सही है। ख बोलता है कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या प्रस्तुत करता है, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ख। यानी कि कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, कारण आर कथन ए की सही व्याख्या प्रस्तुत करता है, बिल्कुल ठीक। तो इस प्रकार हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख। देखिए दोस्तों, ये थे जीएस के 5 क्वेश्चंस। कई बार क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चंस में जब हम बात करना शुरू करते हैं तो क्वेश्चंस 5 ही क्लियर होते हैं, लेकिन टाइम काफी लंबा निकल जाता है, तो इस प्रकार वीडियो काफी लेंदी हो जाता है। तो आज की इस सीरीज में, इस क्विज में हम 5 ही प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, बाकी बचे प्रश्न अगली क्विज यानी कि क्विज नंबर 5 में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुरंत ही अगली जो नेक्स्ट क्विज है वो तुरंत ही डालने वाला हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।